बिजनेस लॉ थर्ड यूनिट, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ 21 पेजेस का यूनिट है। देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा गया है कि कंपनी का मतलब क्या। तो कंपनी का मतलब कंपनी की डेफिनेशन में जो आते हैं वो सब। अब यहाँ पे कंपनी की डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई, पर क्या लिखा गया है कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो फॉर्म और रजिस्टर की जाती है अंडर एनी अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग एक्ट इज डिफाइंड एज डिफाइंड इन क्लॉज 2। तो देखो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 और 2, क्लॉज 2 जिसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब कंपनी जो ऑलरेडी पुराने एक्ट के अंदर एस्टेब्लिश हुई है। तो 2013 में कंपनी का नया एक्ट आया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पुरानी सारी कंपनी बेकार हो गई। जितनी पुरानी कंपनी है वो तो चालू रहेगी। अब यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में बताया गया है कि कंपनी यानी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के अंदर जिस कंपनी को रजिस्टर किया गया है वो सारी कंपनी कंपनी के नाम से जानी जाएगी। पहली बात। अब कंपनी क्या है? तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अपनी मर्जी से लोग जुड़ते हैं उसमें। किसके लिए? कॉमन पर्पस के लिए। विद अ कैपिटल विच इज डिविजिबल इनटू पार्ट्स, और जिसमें कैपिटल क्या हिस्सों में डिवाइडेड होती है, जिसको नाम क्या दिया हमने? शेयर्स बोलते हैं उसको। और ये सारे शेयर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब तुम अगर 10 रुपए का एक शेयर खरीदते हो तो तुम्हारी लायबिलिटी मैक्सिमम कितनी? 10 रुपए थी। उससे ज्यादा तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। मतलब अगर कंपनी डूब भी जाए ना तो भी तुम्हारे 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा जाए, लेकिन कंपनी का कोई भी बंदा आके तुम्हारे घर पे ये नहीं बोल सकता कि हमारी कंपनी लॉस में गई इसलिए तुमको तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के भी हमको क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे। ये नहीं बोल सकता कोई भी। यानी लायबिलिटी कितनी? जितने पैसे दिए उतनी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कंपनी है ना अपने मेंबर्स से अलग है, इसलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है। यानी कंपनी खुद भी एक आदमी की तरह से डील कर सकती है, लीगल पर्सन की तरह से वो डील कर सकती है। तो देखो, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, उसका अलग एग्जिस्टेंस होता है। पर कैसा? कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर करने के बाद उसका एग्जिस्टेंस होता है। ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो कायदे से क्रिएट किया जाता है। वो कानून से एब्स्ट्रैक्शन मतलब एग्जिस्टेंस में आता है। और सेपरेट लीगल स्टेटस वो कौन देता है? उसको कानून देता है। ये सेपरेट लीगल स्टेटस कानून उसको प्रोवाइड करता है। इट एंजॉयज सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी उसके मेंबर्स से अलग होती है। उसका मतलब मेंबर्स अलग और कंपनी अलग। यानी कंपनी के कोई भी काम के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं और मेंबर के कोई भी काम के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं। फिर कंपनी की पर्सनालिटी लीगल है और साथ में कंपनी अपने ऑनर्स, मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अलग होता है। जैसे मैंने बताया अभी कि आप कंपनी के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप मेंबर हो तो भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं और मेंबर की कोई भी जिम्मेदारी के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं। द कंपनीज मनी एंड प्रॉपर्टी वो सिर्फ कंपनी का है, वो कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि शेयर होल्डर्स का है। इसीलिए हमारे पास एक केस है सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। देखो ये सैलोमन एक बूट बिजनेस का ट्रेडर था और वो बहुत ही पैसे वाला लेदर मर्चेंट था, यानी चमड़े का कारोबार करने वाला। उसने एक कंपनी बनाई उसके फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके और उसका नाम दिया सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। उसकी वाइफ, उसकी डॉटर और उसके 4 बेटे, उन्होंने एक एक शेयर लिया। कंपनी के कितने शेयर्स लिए उसने? एक एक शेयर लिया, खाली एक शेयर। और हर शेयर की कीमत कितनी? 1 पाउंड। सलोमन के 2 बेटे थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी आ गए। अब कंपनी ने क्या किया? द कंपनी परचेज द बिजनेस फ्रॉम सलोमन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ $39,000। अपने यहाँ पे डॉलर्स नहीं पाउंड लिखना है, और पाउंड का सिंबल आई थिंक नहीं है अपने पास। जहाँ पे डॉलर है वहां पाउंड समझना है आपको। अपने कॉमन रखते हैं क्योंकि अपने तो एग्जाम्पल के लिए करते हैं नहीं है। देखो
$39,000 $1 लिख देता हूँ यहाँ पे ऊपर भी, तो आप कंफ्यूज ना हो। देखो $1 के अंदर है ना उन्होंने शेयर दिए। टोटल शेयर कितने हुए, 1 2 और 5 4 बेटे मिला के खाली 6 शेयर इशू किए। और उन्होंने क्या किया, $39,000 में कंपनी ने सेलोमन यानी अपने मालिक के पास से, जो पहले मालिक था उसके पास से बिजनेस खरीद लिया। 9,000 उन्होंने क्या किया, कैश में पे किया। 20,000 के शेयर पे 20,000 के शेयर उन्होंने दिए। और 10,000 ने सिक्योर डिबेंचर्स के नाम से दिए। और जिसका चार्ज किसके ऊपर था, असेट के ऊपर था। 7,000 हमने दूसरे बिजनेस के अंदर से दूसरे के पास से बोरो किए। बट अनफॉर्चुनेटली बूट ट्रेड में यानी कंपनी के अंदर स्ट्राइक हुई तो कंपनी बंद हो गई। अब जब कंपनी बंद हुई तो एसेट को ब्रेकअप किया गया। ब्रेकअप यानी बेचा गया। और बेचने के बाद में $6,000 की एसेट थी, उसके सामने लायबिलिटी $17,000 की थी। उसमें से 10,000 सिक्योर डिबेंचर सेलोमन के खुद के ही थे और 7,000 के अनसिक्योर डिबेंचर थे। तो यहाँ पे क्या तय हुआ कि अगर डिबेंचर सिक्योर्ड है ना, तो सिक्योर वालों को पैसे पहले मिलने चाहिए। अपने आगे देखा है, सिक्योर वालों को पैसे पहले मिलते हैं। अब यहाँ पे $6,000 सीधा सेलोमन लेके चला गया। तो जो क्रेडिटर्स है ना, वो अनसिक्योर थे। उन्होंने क्लेम किया कि यहाँ पे कंपनी और सेलोमन दोनों एक ही है। पर यहाँ पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि दोनों अलग अलग है, क्योंकि मालिक अलग और कंपनी अलग, दोनों को अलग मानना जरूरी है, नहीं तो कंपनी का कोई मकसद नहीं पूरा होता है। इसलिए वो जो क्रेडिटर्स थे ना, वो केस हार गए यहाँ पे। क्योंकि एस जो था ना यानी सेलोमन, वो कौन सा था, कंपनी का एजेंट नहीं था, पर वो एक क्रेडिटर था। और साथ में वो कंपनी के सारे शेयर्स भले वो होल्ड करता हो, लेकिन फिर भी वो सिक्योर क्रेडिटर था डिबेंचर खरीदने के टाइम पे। इसलिए सबसे पहले उसको पैसा मिलेगा, फिर बचे तो ही किसको पैसा मिले, बाकी के अनसिक्योर क्रेडिटर्स को। तो याद रखना, अगर कभी भी पूछा जाए इन केस, तो सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए कौन सा केस है, सेलोमन वर्सेस सेलोमन। फिर लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, तो लायबिलिटी मेंबर्स की कैसी होगी, लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। कितने तक लिमिटेड, जितने तुम्हारे पास शेयर्स है ना उतने तक तुम्हारी लायबिलिटी लिमिटेड। Once he has paid the full amount on the shares held by him, he cannot be called upon। मैं आगे भी बता चुका तुमको कि ₹10 का अगर आपके पास शेयर है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपके पास से ₹10 जो मंगवाने बाकी हो, अगर उसमें से तो मंगवा सकती है। लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा पैसे मांगने के लिए कंपनी नहीं आ सकती। यानी मतलब कंपनी अगर नुकसान भी करे, पूरी डूब भी जाए, तो आपको ₹1 भी ऊपर का नहीं देना है कंपनी को। In a company limited by guarantee, the liability of member is limited up to such amount as the members may undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up of the company। यानी तुम्हारी लायबिलिटी कितनी, लिमिटेड बाय गारंटी हो ना, तो इसका मतलब क्या, तुम्हारा ₹10 का शेयर हो ना, तुम गारंटी देते हो कि मेरी लायबिलिटी ₹15 तक की, तो ₹5 की एक्स्ट्रा लायबिलिटी हुई ना, बस कंपनी इतने ज्यादा पैसे तुमसे मांग सकती है। जब कंपनी बंद हो ना, उस टाइम पे अगर कंपनी को पैसे की जरूरत हो तो वो भी। उसके बाद में आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी कंटिन्यूअस कंपनी चलती रहती है, फॉर एवर जिसको बोला जाता है। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स दैट अ कंपनीज एग्जिस्टेंस परसिस्ट, यानी चलता रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी मेंबर आते जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी हमेशा रहेगी। सिंस कंपनी इज क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। कंपनी को कौन क्रिएट करता है, कंपनी प्रोसेस ऑफ लॉ समझो, कायदे से आती है एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इट इज नॉट ससेप्टेबल टू द 1,000 नेचुरल शॉक्स द फ्लैश इज हेयर टू। मतलब हजारों झटके लगेंगे ने, दुनिया पूरी की पूरी डूब जाएगी ने, तो भी कंपनी तो बचेगी। यहाँ लिखा है देखो कि आगे आएगा, इट नेवर डाइज, यानी वो मेंबर्स की लाइफ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। साथ में ये भी बताया गया है कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसॉल्वेंसी। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, पागल हो जाता है या रिटायर हो जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, और ये कायदे से एग्जिस्टेंस में आती है। तो अगर तुमको इसको बंद करना हो, तो कायदे का ही सहारा लेना पड़े। फिर देखो, इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। देखो क्या लिखा है, ह्यूमन मेंबर सबके सब भी मर जाए ना, तो भी कंपनी तो बचेगी। और इसीलिए यहाँ पे छठे में एकदम परफेक्टली एग्जांपल दिया गया है कि प्राइवेट कंपनी अगर है,
और प्राइवेट कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स जितने भी है ना, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स अगर एक बिल्डिंग में इकट्ठा हुए हो और वो बिल्डिंग बॉम्ब से उड़ा दी जाए और सबके सब मर जाए, फिर भी कंपनी रहती है। फिर भी वो कंपनी तो रहेगी, जब तक उसको कायदे से खत्म ना करे ने, तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। फिर देखो कॉमन सील। द कंपनी हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, सो इट हैज टू एक्ट थ्रू एजेंट, जिसको अपने क्या बोलते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं। द डायरेक्टर्स एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो एजेंट कौन है? कंपनी के डायरेक्टर्स उनके एजेंट है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट उसके कॉमन सील से होते हैं। कंपनी जो सील यानी सिक्का मारती है उसके ऊपर होते हैं। कॉमन सील यानी क्या? वो तुम्हारा ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी का। एंड दस डॉक्यूमेंट, अगर कॉमन सील बिना का डॉक्यूमेंट है ना, तो उसका मतलब वो कंपनी का डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो उसके लिए कंपनी कोई भी तरह से बंधन करता नहीं होती है। और कॉमन सील का मतलब कि कंपनी की मर्जी है। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, कंपनी खुद अपनी मंजूरी दे रही है, कॉमन सील का मतलब। बट इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स और ऑथराइज्ड पर्सन्स फॉर दिस पर्पस। कम से कम 2 डायरेक्टर्स के नीचे सिग्नेचर चाहिए। अगर डायरेक्टर्स नहीं है, तो जिसको हमने अथॉरिटी दी है वैसे लोगों की सिग्नेचर चाहिए। कॉमन सील हर जगह पे यूज होता है, शेयर के सर्टिफिकेट के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर, या पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी यानी ऐसा लेटर है जो दिया जाता है किसको? पावर ऑफ अटर्नी किसी इंसान को दिया जाता है कि जिसके बेस के ऊपर वो इंसान वो पूरी कंपनी का मैनेजमेंट कर पाएगा, ऐसा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल प्रोवाइड द सेफ कस्टडी ऑफ द सील। सील अच्छी कस्टडी में रखना चाहिए और अथॉरिटी के बिना उसको निकालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 44 में बताया गया है कि कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब उसको एक इंसान दूसरे इंसान को बेच सकता है, खरीदा जा सकता है। तो ओपन मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं और कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के शेयर कैपिटल तो उतनी की उतनी ही रहेगी। मार्केट में एक शेयर होल्डर दूसरे इंसान को जब बेच देगा तो खाली शेयर होल्डर बदला जाएगा, कंपनी के कैपिटल के अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। The shares of a company are subject to certain conditions freely transferable so that no shareholder is permanently or necessarily wedded to a company. Wedded यानी attached, अटैचमेंट को वेडेड बोला जाता है। वेडेड के ऊपर से वर्ड आता है वेडिंग, शादी। यानी कोई शेयर होल्डर हमेशा के लिए कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, जब चाहे तो बेच के शेयर्स को वो निकल सकता है। शेयर शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग इजीली ट्रांसफर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है कंपनी के अंदर। कंपनी के शेयर खरीदने वाले इसलिए तो खरीदते हैं कि जिससे कल जब इसकी प्राइस बढ़े तब उसको बेच पाए। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो अपने मेंबर्स से अलग होती है। कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओइंग, कंपनी खुद प्रॉपर्टी खरीद सकती है, डिस्पोज यानी बेच सकती है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकती है। एंजॉइंग का मतलब उसको यूज कर सकती है। ऑल्दो इट्स कैपिटल एंड असेट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय its shareholders, they are not the private and joint owners of its property. ये जॉइंट ओनर्स नहीं है प्रॉपर्टी के। मतलब भले शेयर होल्डर्स के पैसे से तुमने प्रॉपर्टी खरीदी हो, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक कौन? तो कंपनी खुद, शेयर होल्डर्स नहीं। द कंपनी इज द रियल पर्सन इन विच ऑल इट्स प्रॉपर्टी इज वेस्टेड, यानी मालिक ही कंपनी की है और उसी को वो कंट्रोल करने वाली कौन है? कंपनी। इसके लिए केस कौन सा? तो पेरुमल वर्सेस जॉन डीविन, बराबर ने। तो नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। मैं कंपनी के अंदर मेंबर हो सकता हूँ लेकिन कंपनी की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं। जब तक कंपनी वाइंड अप हो जाए ने, तो उस टाइम पे कोई आके ऐसा खड़ा हो जाए कि मेरे 40 लाख शेयर है कंपनी के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई ना, गलत। ये ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड दोनों लिखा है कि कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई कंपनी के ऊपर भी केस कर सकता है, लेकिन सिर्फ कंपनी के नाम से केस किया जा सकता है। याद रखो, यहाँ पे अब्दुल हक और दासमल, जबरदस्त केस है ये। देखो इस केस में क्या था कि अब्दुल हक ने कंपनी की जगह पे कंपनी के मालिक के ऊपर केस कर दिया। तो यहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर अपने केस नहीं कर सकते। अगर हमको रिकवरी, हमारी सैलरी बाकी हो और सैलरी अगर हमको वसूल करनी हो, तो सीधा कंपनी के ऊपर केस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया? डायरेक्टर के ऊपर केस कर दिया, तो केस खारिज कर दिया गया।
अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब पर्सन कौन, तो पर्सन ऐसे नहीं कि जो अपनी मर्जी से ज्वाइन हो, कोई फोर्स से किसी पर्सन को मेंबर नहीं बना जा सकता, और कोई इंसान को भी ऐसा नहीं बोला जा सकता जबरदस्ती कि तुम कंपनी की मेंबरशिप को छोड़ दो, राइट। तो लॉ ना तुमको फोर्स करता है कि कंपनी में आओ, ना तुमको फोर्स करता है कि कंपनी से जाओ। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट कौन करता है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी डायरेक्टर्स करते हैं, जिसको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। वी नो दैट शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है हर शेयर होल्डर के लिए कि सब लोग आए। रिलायंस के कम से कम 10-12 करोड़ शेयर होल्डर है, तो सबके सब थोड़े कंपनी के अंदर आएंगे, ये हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या, उनका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने मेंबरशिप से अलग है, यानी मतलब कंपनी अलग और कंपनी के मेंबर्स अलग, दोनों को अलग माना जाता है। फिर आता है फाइनेंसेस, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। द कंपनी कैन रेज कैपिटल बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शंस आइदर बाय वे ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। कैसे, लोगों के पास से पैसे ले सकती है। फाइनेंस कहाँ से आएगा कंपनी का, तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन से, और या तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो ना, इसके पास से भी पैसा लिया जा सकता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कॉर्पोरेट वेल, पर्दा। कंपनी, हर केस कंपनी के नाम से होता है, लेकिन कई बार कुछ केस के अंदर कोर्ट ने ये चाहती है कि देखे कि कंपनी के नाम के पीछे कौन कौन से लोग छुपे हुए हैं, या तो कौन कौन से लोग कंपनी को चला रहे हैं। इसको कॉर्पोरेट वेल को पियर्सिंग यानी कि फाड़ना बोला जाता है, यानी पर्दे को फाड़ के अंदर देखना कि इंसान कौन उसके पीछे है। याद रखना कि कॉर्पोरेट वेल है ना, हमेशा डायरेक्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया जाता है, कि डायरेक्टर का नाम ना आए किसी भी कंपनी के फ्रॉड के अंदर। पर जब पता चले कि जानबूझ के किसी ने फ्रॉड किया है, तो कोर्ट ये चाहेगी कि इस फ्रॉड को करने वाला कौन है वो देखे। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो कर्टेन या तो पर्दा लगाया गया है, वो फिक्शनल वेल या तो फिक्शनल यानी मनगढ़ंत जिसको बोला जाता है, आभासी यानी कि भाई। तो ये जो वेल यानी पर्दा है ना, उसको उठाया जाता है कौन कौन सी जगह पे, देखो, इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो ही उठा सकती है, नहीं तो कोई नहीं। कि वेर व्हेन द कॉर्पोरेट वेल इज बीइंग मिसयूज्ड, कंपनी को ढाल बना के डायरेक्टर्स ने कोई फ्रॉड किया हो या तो कोई गलत काम किया हो, तो कोर्ट क्या करेगी, लिफ्ट द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। यानी कंपनी फिर ऐसा, कोर्ट ऐसा नहीं मानेगी कि कंपनी और उसके डायरेक्टर्स अलग है, कंपनी दोनों को सेम मानेगी फिर बाद में, और चेक करेगी कि पर्दे के पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, और उनको फिर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराएगी। अब कब ऐसा होता है, तो यहाँ देखो, सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कोर्ट विल लिफ्ट द वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जब वो कोई टैक्स का इवेजन करता है, इवेजन यानी चोरी करता है। कंपनी टैक्स की चोरी खुद नहीं करेगी, उसके डायरेक्टर्स करवाएंगे ना उसके पास से। इसलिए यहाँ पे जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का ये केस है। एन एसएससी वाज रिसीविंग सब्सटेंशियल डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम। एसएससी यानी उसको बहुत पैसा मिलता था, डिविडेंड का पैसा भी मिलता था और इंटरेस्ट का भी। और उसने क्या किया, उसने सारा पैसा 4 अलग-अलग कंपनी बना के ट्रांसफर कर दिया, और ऐसा बताया कि जैसे मैंने उस कंपनियों को लोन दिए। अब यहाँ पे हुआ क्या कि चारों 4 कंपनी का मालिक एक, डायरेक्टर भी एक, कुछ नहीं अलग था। तो इसलिए यहाँ पे कोर्ट ने जानना चाहा कि ये 4 कंपनी जिसके नाम से ये लोन देने की बात कर रहा है जुग्गीलाल, तो वो 4 कंपनी जो है, वो सही में 4 कंपनी काम भी करती है कि नहीं, या तो उसके पर्दे के पीछे कौन इंसान है। तो एक ही इंसान पाया गया, तो उसके बाद में जुग्गीलाल को जितना भी इंटरेस्ट था, डिविडेंड की इनकम थी, उन सबके ऊपर टैक्स बाद में भरना पड़ा। हार गए थे ये केस। तो यहाँ पे हमने कॉर्पोरेट वेल को हटाया और पीछे देखा कि पीछे कौन इंसान है जो इस तरह से चोरी करने की कोशिश कर रहा है। फिर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कौन यूज करता है, गलत काम के लिए अगर कोई यूज करता है, तो कोर्ट क्या करेगी, विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, यानी जॉन वर्सेस लिपमैन। इन दिस केस लिपमैन वो क्या करता है, जमीन बेचने की बात कर रहा है, किसको, जे को। बट सब्सिक्वेंटली, लेकिन बाद में एल ने क्या किया, अपना मन बदल दिया। यानी लिपमैन ने सोचा कि मैं जॉन को जमीन बेचूं, लेकिन बाद में लिपमैन पलट गया। टू अवॉइड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एल ने क्या किया, जमीन को एक कंपनी को बेच दिया। उसने बताया कि मैं तो कंपनी को बेच चुका हूँ ये जमीन को।
तो फिर बाद में यहाँ पे कंपनी फॉर्म किस लिए की गई थी? बस सिर्फ ये जमीन के सौदे के लिए कंपनी को बनाया गया था, उसके अलावा कंपनी का कोई काम नहीं था। और ये जो कंपनी थी उसमें कौन कौन थे? कंपनी के अंदर लिपमैन और लिपमैन के कुछ दोस्त उसके मेंबर्स थे। तो फिर उसके बाद में जॉन ने लिपमैन के ऊपर केस किया, इस बात का केस किया कि इसने गलत तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है। तो कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि जिस कंपनी के नाम से ट्रांसफर हुआ है वो कंपनी कौन चला रहा है, तो पता चला कि उसमें लिपमैन और उसके मिले जुले लोग थे। तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लिपमैन ने जो ट्रांसफर किया है कंपनी को वो खारिज करो, और तुरंत ही जो जमीन का कॉन्ट्रैक्ट उसने जॉन के साथ में किया था वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो। इस तरह से डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ द कंपनी। स्टेटस, व्हेन द पर्सन कंट्रोलिंग द कंपनी इज अ रेसिडेंट ऑफ एनिमी कंट्री। यानी कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान से हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हो और इंडिया पाकिस्तान के बीच में अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो खारिज हो जाएंगे। लेकिन उसको छुपाने के लिए कई बार क्या करते हैं लोग, गलत गलत कंपनियां खोल के उसके नाम से ट्रांजेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी कोर्ट जानना चाहेगी कि जो कंपनी है वो किस जगह की कंपनी है, वो जानने के लिए वो कॉर्पोरेट वेल यानी वो पर्दा उठा के पीछे कौन इंसान है उसको चेक करने की कोशिश करेगी। फिर अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन, कई बार क्या कि हम जानबूझ के कंपनी के नाम से अपने ने बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे हमको है ना किसी क्रेडिटर को पैसे देने हो तो पैसे देने ना पड़े ऐसा। तो यहाँ पे उसके मेंबर्स के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए कई बार कोर्ट को चेक करना पड़ता है कि इन्होंने सच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट गलत तरीके से किया है कि फिर सही तरीके से किया है, वो चेक करने के लिए वो देखना पड़ता है। फिर अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, कई बार कॉर्पोरेट वेल इसलिए ये लोग लगा देते हैं डायरेक्टर्स जिससे लोग भरमावे में आ जाए और जानबूझ के ने अपने एम्प्लॉयज का पैसा दबा देते हैं। ये लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना नहीं चाहते, समाज कल्याण जो बोलते हैं ना वो पूरा नहीं करना चाहते। तो कोर्ट यहाँ पे भी देखना चाहेगी कि यहाँ पे सही में उन लोगों ने काम किया है कि फिर यहाँ पे भी उन्होंने फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो 5 अलग अलग केसेस है एमसीक्यू में आ सकता है ये, कौन कौन से केसेस के अंदर अपने कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट लिफ्ट करेंगे। एक तो प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू जिसमें जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इम्प्रॉपर कंडक्ट जिसमें जॉन वर्सेस लिपमैन है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ कंपनी, स्टेटस यानी अगर जिस कंपनी के साथ में हमने काम किया वो कंपनी कौन सी कंट्री की है, शायद वो कंट्री की तो नहीं है जिसके साथ में हमारी वॉर चल रही हो। फिर लीगल ऑब्लिगेशन, कोई जवाबदारी से छटकने के लिए या कोई वेलफेयर लेजिस्लेशन कानून, लोगों के अच्छे के लिए कोई कानून बना है उससे छटकने के लिए अगर हमने कॉर्पोरेट वेल का इस्तेमाल किया हो तो वहां पे भी कंपनी को चेक करना पड़ता है, सॉरी कोर्ट को चेक करना पड़ता है। अब ये देखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस यानी क्या? कंपनी के पास सारे पावर्स है, कंपनी एक इंसान की तरह से सारे डिसीजन ले सकती है, पर लिमिट, अगर कंपनी के एक्ट के अंदर जो बोला है ने वही काम करे तो ठीक है, उसके मेमोरेंडम में जो लिखा है वही काम करे तो ठीक है। जो रीजनेबली और फेयरली इंसिडेंटल, मतलब अपने मकसद को पूरा करने के लिए जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी को लाया गया एग्जिस्टेंस के अंदर, वो ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए जितने भी काम करेगी वो सब सही। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा काम करे जो ना मेमोरेंडम में लिखा हो, जिसको कंपनी एक परमिट नहीं करता और जो उसके ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बिल्कुल भी जरूरी ना हो, ऐसे काम को क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है। और अल्ट्रा वायरस या तो अल्ट्रा वायर्स को अपने क्या बोलेंगे? बियॉन्ड पावर जिसको बोला जाता है, तुम्हारे पावर के बाहर तुम अगर कोई काम करते हो। देखो अल्ट्रा वायरस कंपनी, legally speaking the term ultra virus is company, the company means doing of the act by the company which is beyond the legal power and authority of the company। यानी देखो कितने हैं अल्ट्रा वायरस कंपनी, अल्ट्रा वायरस एमओए, फिर अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स और अल्ट्रा वायरस एओए यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नियमन पत्र, आवेदन पत्र, कंपनी और डायरेक्टर्स, ये सबके अगेंस्ट में जो कुछ भी हुआ वो। अब बराबर ध्यान से सुनो। अल्ट्रा वायरस कंपनी का मतलब जो कंपनी के एक्ट में ना लिखा होने
वो सब जो सब लीगल पावर और अथॉरिटी से बाहर हो तुम्हारे। देखो इसके पर्पस में क्या आता है, तो द डॉक्ट्रिन एम्स टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। किसको प्रोटेक्ट करना है? इन्वेस्टर्स। कोई ऐसा काम ना कर ले हम, कोई ऐसा काम हम ना करें कि जो काम से कंपनी के इन्वेस्टर्स को नुकसान हो, सो दैट दे कैन नो द ऑब्जेक्ट्स इन विच देयर मनी इज टू बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। तो उनको पहले से पता चल जाए कि कंपनी के जो पैसे हैं ना, वो सही जगह पे इस्तेमाल किए गए कि नहीं, क्योंकि अगर कंपनी गलत जगह पे पैसे इस्तेमाल करेगी तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ऑल्सो एम्स टू प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स इन्वेस्टर्स यानी कौन? जो तुमको पैसा देते हैं और सामने रिटर्न लेते हैं। पर क्रेडिटर्स तुमको उधार माल देने वाले या उधार पैसा देने वाले जिसके सामने वो इंटरेस्ट लेंगे, राइट? तो ये सब जो है ना, वो भी अनऑथोराइज एक्टिविटी के लिए नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे पास से पैसा लिया जाए कोई काम के लिए और तुम यूज करो उसको दूसरे काम के लिए, तो गलत हुआ ना। तो ये अल्ट्रा वायरस कंपनी हो गया। तो याद रखना इसमें दो चीजें कि किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया जाता है। फिर अल्ट्रा वायरस एमओए। एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको अपने आवेदन पत्र बोलते हैं। If an act is ultra vires a company, it does not cause any legal relationship. Such an act is absolutely void. Void यानी अगर अल्ट्रा वायरस द कंपनी हो ने तो बात छोड़ दो, कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होती है। मतलब तुम कितना भी चाहो ने उसको तुम रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब उसको सुधार नहीं सकते, उसको सही नहीं कर सकते। अगर कंपनी के अगेंस्ट में तुमने कोई भी खिलाफ में कोई भी काम किया ने, तो बात इसका मतलब ये हुआ कि तुम हजार चीज चाहो लेकिन उसको सही ठहरा नहीं सकते। वो गलत गलत और गलत, ये हमेशा इलीगल होता है, राइट? इट मे बी इलीगल और इट मे नॉट बी। चाहे दुनिया की नजर में लीगल इलीगल हो या ना हो कोई नहीं, पर अगर तुमने जो कंपनी के अगेंस्ट में कोई भी काम किया तो बात खत्म, वहां से आगे बढ़ने की बात नहीं आती, खत्म हो जाता है। लेकिन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस द एमओए वाज फर्स्ट अप्लाइड इन फॉलोइंग केस। देखो कौन सा नाम है? एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। देखो क्या लिखा है, बहुत जबरदस्त चीज है, बराबर ध्यान से समझना है केस को। अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी को हमने रजिस्टर कराया। तीन ऑब्जेक्ट थे। पहला ऑब्जेक्ट, हम बनाएंगे बेचेंगे या तो उधार देंगे रेलवे के कैरेज और वेगन को। वेगन यानी मालगाड़ी के डब्बे होते हैं ना, उसको बोलते हैं। और रेलवे कैरेज यानी भी सामान ले जाने आने का या तो मुसाफिरों को भरने का डब्बा। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। हम इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करेंगे, लोगों को परचेज करेंगे, लीज करेंगे। वर्क एंड सेल माइन मिनरल्स लैंड एंड बिल्डिंग। जमीन मकान को खरीदना बेचना, उसके ऊपर काम करना। माइंस यानी खान, ठीक है ना, खान, मिनरल्स जमीन में से खनिज निकालना, ये सब काम करेंगे। अब कंपनी ने क्या किया, देखो कंपनी ने कोई एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ में? रीची के साथ में। किसके लिए? तो रेलवे लाइन को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ऊपर से नीचे तक देखो, वो कंपनी रेलवे लाइन बनाएगी ऐसा कोई जगह नहीं लिखा है। कंपनी रेलवे का कैरेज बनाएगी, वैगन बनाएगी, बराबर। कंपनी मैकेनिकल इंजीनियर और जनरल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगी, बराबर। माइन मिनरल्स लैंड बिल्डिंग बनाएगी, बराबर। लेकिन रेलवे की पटरियां डालेगी वो कोई जगह पे लिखा नहीं था। तो इसको इन्होंने क्या किया कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स में वो सब आ गया ऐसा बोला, पर गलत। हाउस ऑफ लॉर्ड यानी इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, कोर्ट नहीं होती थी पहले। तो हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज अल्ट्रा वायरस द कंपनी एंड इट वाज वॉइड। तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, समझे? तो जो लिखा था तीन पर्पस, तीन मकसद ऊपर, उस मकसद के अलावा कोई भी चीज के लिए अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट गलत साबित हो जाता है और उसको अपने बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। ना आगे देखें, द मेन फीचर इन फैसेट, पहलू जिसको बोलते हैं, साइड, SID, साइड जो बोलते हैं ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज दैट द कंपनी बीइंग अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी should not be mulcted। mulcted का मतलब फाइंड या तो पनिश फॉर इट्स ओन एक्स और एक्स ऑफ इट्स एजेंट इफ दे आर बियॉन्ड द पावर्स एंड प्रिविलेजेस। यानी तुम्हारे पावर से बाहर अगर कंपनी ने कुछ भी काम किया, कंपनी के पावर से बाहर, तो फिर कंपनी उसके लिए जिम्मेदार नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कौन हो जाता है? तुम्हारे जो एजेंट होते हैं ना, वो जिम्मेदार हो जाते हैं। जिसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया उन्हें, वो इंसान इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है।
If act exceeds its authority, the act is good to the extent of the authority and bad as to excess. जैसे बताऊं कि अगर 5 लाख तक का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसी परमिशन हो, और तुम अगर 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और ऊपर का 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड या तो वॉइड, इसको ऐसा बोला जाता है। पर याद रखो कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को अलग नहीं किया जा सकता है, यानी 5 लाख और 1 लाख अगर छुट्टे ना किए जा सकते, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, पूरा कॉन्ट्रैक्ट गलत। ये किसमें आया था? नेशनल टेलीफोन कंपनी वर्सेस सेंट पीटर पोर्ट कॉन्स्टेबल्स 1900। केस देखो कितने कितने पुराने। ये 1875 का केस था, ऊपर जो देखा ना वो, और ये 1900। ये सब केस है ना, माइलस्टोन बोले जाते हैं। यानी एक जमाने में ये केस ने एक डेफिनेशन बनाई कंपनी के लिए, इसलिए। अब अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के हाथ में जितनी सत्ता हो ने उतना काम डायरेक्टर्स कर सकते हैं, राइट। लेकिन डायरेक्टर्स उतना, उससे भी ज्यादा अगर करने जाएंगे तो खत्म। पर याद रखो, अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी काम अपने पावर से ज्यादा का किया, तो शेयर होल्डर्स उसको, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, रेटिफाई कर सकते हैं। मतलब उसको बहाली दे सकते हैं, उसको मंजूर करवा सकते हैं। ऊपर वाले तो मंजूर नहीं करवा सकते, ऊपर वाले तो गलत है, पर जो नीचे वाला है ना डायरेक्टर्स का, वो अपने उसको मंजूर करवा सकते हैं, राइट। और इसी तरह से एओए यानी आर्टिकल्स में भी, अगर आर्टिकल्स यानी नियमन पत्र जिसको बोलते हैं, उसके अंदर जो कुछ लिखा, उसके भी बाहर अगर हमने कोई काम किया, तो हम क्या करेंगे? हम आर्टिकल को बदल सकते हैं, पर मेमोरेंडम नहीं बदला जा सकता, और कंपनी का कानून है वो नहीं बदला जा सकता। तो हमारे सामने यहाँ पे टोटल 4 चीजें हैं। इसमें से जो पहली 2 है ना, यानी कंपनी को अल्ट्रा वायरस और मेमोरेंडम को अल्ट्रा वायरस, उसको तुम किसी भी हालत में रेटिफाई यानी मंजूरी नहीं दिलवा सकते। लेकिन अगर डायरेक्टर्स हो, एओए हो ने, तो उसको अपने मंजूरी दिलवा सकते हैं। अब कंपनी के टाइप्स, काइंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी को अलग अलग हिस्सों में अपने डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन। तो पहले अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज और दूसरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब अनरजिस्टर्ड कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी। तो अनरजिस्टर्ड कंपनी शुरुआत में ऐसी कॉमन लॉ कंपनीज बोली जाती थी। ये कॉमन लॉ कंपनी है ना, ब्रिटिश के जमाने में थी। हमने यहाँ पे जो कंपनी एक्ट बनाया ने, उसके पहले की कंपनी को अपने कॉमन लॉ कंपनी भी बोलते थे, राइट। लेकिन कब बनाया था? 1956 में पहला कानून बनाया था, आजादी के बाद। पर इस कंपनी का कोई लीगल पर्सनालिटी नहीं होता। तो आज के जमाने में ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। याद रखना, ये ना आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कौन सी तरह की कंपनी आज के जमाने में हो ही नहीं सकती। तो अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी अब पॉसिबल नहीं है। और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी यानी कानून से जिसको रजिस्टर किया जाता है वो। अगर पुरानी कंपनी हो तो 1956 के एक्ट में, और नई कंपनी हो तो 2013 के एक्ट में। पर याद रखो, ऐसा नहीं होता कि 2013 का एक्ट बन गया तो उसके बाद में 1956 वाली सारी कंपनी खराब हो गई। नहीं, वो कंपनी भी एग्जिस्टेंस में रहती है। फिर देखो, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में चार्टर कंपनी, वो कौन? इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी जिसको मंजूरी दे ने, उसको चार्टर कंपनी बोला जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर कंपनी थी, जिसको क्वीन ने 1600 में एस्टैब्लिश किया था। और ये जो चार्टर कंपनी है ना, वो अनरिस्ट्रिक्टेड, उसके ऊपर कोई काबू नहीं। क्यों काबू नहीं? क्योंकि उस पर कंट्रोल सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है क्वीन ऑफ इंग्लैंड का। पर अब है नहीं, अब ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं हो सकती। कारण क्या? कि इंडिया ब्रिटिश रूल में थोड़ा है, अब तो आजादी मिल गई इसकी वजह से। फिर स्टैट्यूटरी कंपनीज, these are the companies which are created by a special act of legislature. स्टैट्यूटरी यानी कानूनी कंपनी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी यानी इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके सब जितने भी प्रिविलेजेस है, वो सब किसके अंदर? एक कानून बना के हमने पास किए। और याद रखो, इन कंपनीज का ना मेमोरेंडम होता है ना आर्टिकल होता है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सी कंपनी का मेमोरेंडम या तो आर्टिकल नहीं होता। तो स्टैट्यूटरी कंपनी का। नॉर्मली ये सारी कंपनी पब्लिक यूटिलिटी कंपनी है, जैसे रेलवे है, ट्रामवे कलकत्ता में चलती थी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ट्रामवे यानी बस जैसा ही होता है लेकिन वो ट्रैक पे चलती है। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज एंड द एंटरप्राइज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, जो जरूरी हो ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ऐसी कंपनी को स्टैट्यूटरी कंपनी का दर्जा दिया जाता है। फिर रजिस्टर्ड कंपनी यानी वो सारी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुई हो, या तो उसके आगे के कानून में
2013 के आगे के कानून में या तो 2013 के कानून के बाद रजिस्टर की गई हो। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या? तुम्हारी जवाबदारी। तो पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी में कोई लिमिटेड नहीं है। इसमें क्या कि अगर 10 रुपए का शेयर तुमने खरीदा और बाद में कंपनी को लॉस हुआ नहीं, तो कंपनी तुमसे आगे के पैसे भी मंगवा सकती है। तो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होता है ना, वैसा ही एग्जैक्टली। पर आजकल ये कंपनी कोई एस्टेब्लिश करता ही नहीं है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि सच कंपनीज आर रेयरली फाउंड। वो बना सकते हो, लेकिन कौन बनाएगा? कौन ऐसा इंसान होगा कि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए कंपनी को पैसा देगा? फिर लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी मतलब जो मैंने बताया वो, कि जितने का शेयर खरीदा ना उतनी तुम्हारी लायबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। फिर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, उसी में लिमिटेड कंपनी में जाता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 के अंदर ये बताया गया कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कि जिसमें मेमोरेंडम में जितनी लायबिलिटी लिखी हो उससे ज्यादा तुमको लायबिलिटी नहीं होती, यानी 10 रुपए का शेयर तो तुम्हारी लायबिलिटी 10 रुपए की। और with the member respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of winding up of the company। यानी कंपनी जब बंद हो जाए ना, तो अगर शेयर होल्डर्स पहले से बोल देते हो कि हम इतने पैसे तुमको देने के लिए तैयार है, अगर कंपनी बंद भी हो जाएगी तो वो इतने पैसे देंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो गारंटीड बोलते हैं उसको, लिमिटेड बाय गारंटी। फिर इसमें गारंटीड बाय लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि तुमने 10 रुपया तो दिया कंपनी को, लेकिन अगर तुमने बोला हो कि मैं 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा भी दूंगा जब कंपनी बंद होगी, तो वो तुम्हारी एक्स्ट्रा लायबिलिटी हो गई, तो इसको लिमिटेड बाय गारंटी में बताता है। ये ना नॉर्मली कंपनी बिजनेस के लिए नहीं होती, लेकिन प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स, कॉमर्स, इन सब के लिए होती है। प्रॉफिट के लिए नहीं होती ये कंपनीज। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या? बस वही कंपनी कि जिसमें 10 रुपए का शेयर, तो तुम्हारी लायबिलिटी 10 रुपए की, उसके ऊपर आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, कितना भी हो जाए कुछ भी। तो यहाँ पे मेजोरिटी कंपनीज जो होती है ना, वो सारी की सारी कंपनीज कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी। और इसी कंपनी में वापस आता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो देखो अभी ये देखें, प्राइवेट कंपनी किसको बोलेंगे, पब्लिक कंपनी किसको बोलेंगे, ये आगे वाले में आएगा। तुमको पता चलता होगा कि ये जितना भी है ना, वो अगर एग्जामिनेशन होती है तो इस एग्जामिनेशन के अंदर ये सब एमसीक्यू में मैक्सिमम पूछा जा सकता है। देखो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में क्या बताया कि मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए की होनी चाहिए, और उसके बाद हायर, जितना कानून में लिखा उतना। और वो क्या करेगी? शेयर्स को ट्रांसफर करने के ऊपर रोक लगाएगी। आप प्राइवेट कंपनी के शेयर बेच नहीं सकते सबकी मर्जी के बिना। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, बराबर ना? तो देखो यहाँ तक अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम इतना परमिट नहीं कर रहा है। अब इसके बाद अपने ने कल इससे आगे करेंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। मॉर्निंग में अपने रेगुलर टाइम पे, और ये इवनिंग में बाद।